हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अभी तक हमने पढ़ा है डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाना और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब हम कुछ दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से हटके हैं। ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक्सियल लोडिंग डायग्राम के तो नहीं है, बट हाँ मतलब एक्सियल लोड्स एंड आर दीज अ मिक्सचर ऑफ सम लोड्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट सम, मतलब दीज आर द टॉपिक्स जो मिसलेनियस में आते हैं बेसिकली। पर ऐसे क्वेश्चंस वी शुड ट्राई ट्राई देम। पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। बार है, स्प्रिंग से लटका दिया तो उसके बीच में रिलेशंस पूछा है। जैसे भी एक क्वेश्चन है ये, आप देखिए इसमें क्या है कि जो ए बी सी डी एक रिजिड बार है जो कि मासलेस भी है, दो स्प्रिंग से लटका हुआ है। एक इसकी स्टिफनेस के है, एक स्टिफनेस टू के है। अब जो सी और डी के बीच में डिस्टेंस है वो ए है, बी टू सी के बीच में भी ए है और ए टू बी के बीच में से ए है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि मान लीजिए आपको बताना है इज द रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस। ओके। तो अब इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको पहला एक कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान रखना है कि ये रिजिड बार है, इसके अंदर खुद कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। मतलब अगर ये डिफॉर्म होगा भी, सॉरी ये डिफॉर्म नहीं होगा मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके नॉट बी लाइक दिस। कैसा होगा फिर ये डिफॉर्म? मतलब ये डिफॉर्म तो नहीं होगा बट ये नीचे आएगा स्प्रिंग की वजह से। कैसे आएगा? मान लीजिए ऐसा हो सकता है, ये ऐसे आएगा नीचे ये। दिस स्प्रिंग विल बी come here, this come here. Let's say this is spring 1, this is spring 2, this is delta 1, this is delta 2 elongation in both the springs. We can write from the similar triangle rule. अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ बना लूँ दोबारा से, ये एंगल थीटा है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 1 है, ठीक है। एंड दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। अब बाय फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल रूल में बोल सकता हूँ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स। ये बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन 2a, डेल्टा 2 अपॉन 2a इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन 3a। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए गैस, ये बहुत आसान है। डेल्टा 2 अपॉन 2a, डेल्टा 1 अपॉन 3a, ये सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाया। अब यहाँ से मेरा आ गया डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग फोर्सेस हैं, इस बार में जो स्प्रिंग होगी वो क्या करना चाह रही होगी? इस बार को ऊपर की तरफ खींचना चाह रही होगी, और जो बार है वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचना चाह रहा होगा। तो बार के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा? बार के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कैसे? ऐसे, ऐसे फोर्स लग रहा होगा Fs2। और इसके ऊपर कहाँ लग रहा होगा? इसके ऊपर लग रहा होगा Fs1, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि दिस Fs2 सिंस वी नो कि जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है Fs विद दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और वी कैन राइट इज, अगर लीनियर स्प्रिंग है तो kx। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस s इज नथिंग डेल्टा 2 और डेल्टा 1 एंड इक्वल टू, अगर डेल्टा 2 सेकंड स्प्रिंग की बात करूं तो स्टिफनेस k है एंड इसमें Fs2 है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट स्प्रिंग की बात करूं तो Fs1 इक्वल टू के कितना है? 2k है इंटू डेल्टा 1 है। तो यहाँ से जो Fs, जो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 कितना आ जाएगा? यहाँ से आ गया डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 टू टाइम्स ऑफ Fs2 अपॉन Fs1। इसमें तो कोई इशू नहीं चाहिए, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ Fs2 अपॉन Fs1, और यहाँ से 2/3, जो Fs2 अपॉन Fs1 है वो आ जाएगा आपका 1/3। दिस इज द रेशियो ऑफ द स्प्रिंग फोर्सेस। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रूल लगाना है और बस फोर्सेस को इक्वल करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट वी गो टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ओके, दिस इज अ टी बार हुज हैविंग, पहले मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। This is L by 2, this is also L by 2, and this is suppose this is a point, यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगी हुई है जो है K, this is L and this is also L, ठीक है। this is also L। अब क्या बताना है आपको? अब आपको बताना है कि find the deflection of spring given that
given that the weight of bar is W, इस केस में बार का वेट है। अब now weight will कहाँ एक्ट करेगा, सेंट्रोइड के along. So pause the video and try the question. You have to find nothing but only the deflection of the spring, जो कि बहुत आसान है। अगर हिंज उसने दिया है तो मूवमेंट तो जीरो लगाना पड़ेगा। एक इक्वेशन आएगी जिसमें FS2 मतलब सॉरी FS1 जो स्प्रिंग का फोर्स होगा इनटू दिस डिस्टेंस L, और इसका जो वेट होगा जो जहां एक्ट कर रहा होगा इसके सेंट्रॉइड पे, वहां से आपको उसका भी मूवमेंट इक्वलाइज करना होगा, एडिशन करके जीरो करना होगा, और इसके बीच में FS2 की सिमुलेशन आ जाएगी। FS2 को इक्वेट करना होगा K इंटू डेल्टा, K इंटू डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, और K से डिवाइड करके आपकी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस टी बार का आपको आपको टी बार का सेंट्रॉइड निकालना होगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो यू कैन गो थ्रू माई मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज, एंड वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे टी बार आई सेक्शन और फ्लैंज हैंग सेक्शन का हम निकालते हैं। बट सिंस वी हैव स्टडीड वी विल डू नाउ अगेन। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, देयर इज नो इशू इन इट। ओके, सबसे पहले किसी भी सेंटर निकालने के लिए क्या करना होता है, अपन को फिक्स करना होता है इसका 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 एक्स। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। अब हमारे पास दो दो बेसिकली इसके पार्ट कर लेते हैं ऐसे। लेट्स से दिस इज वन, दिस इज टू। इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी सॉरी 2L है, इसकी जो लेंथ है वो है L। ओके, नाउ नाउ अब देखो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सेंट्रोइड निकालना है। वाई का तो इसी पे करेगा क्योंकि वाई के अबाउट तो सिमेट्री है। वाई के ऊपर जितना है उतना ही नीचे मास है, तो वाई के अबाउट तो सिमेट्री है, तो वाई तो इसी पे ही लैंड करेगा कहीं ना कहीं। बट आपको एक्स में फाइंड करना है कि मान लीजिए अगर डब्ल्यू लोड यहाँ लग रहा है तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये आपको पता करनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो उसकी विड्थ है वो बी है। अब ये ऑब्वियसली बी विड्थ तो दोनों की बराबर ही होगी, मैंने एज्यूम कर लिया लेट द, क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेट द विड्थ, इसका कोई वो नहीं है, कट जाती है, तो विड्थ ऑफ बार इज बी। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन हो गया। ठीक है, अब देखो A1 कितना हो जाएगा, 2L इंटू बी। A1 का जो x बार 1 बार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं होगा, ये 0 0 है, कितना हो जाएगा, L हो जाएगा L। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, इट विल बी L इंटू बी। और इसका x2 बार कितना हो जाएगा, x2 बार हो जाएगा, x2 बार कहीं यहाँ से हम चले, यहाँ सेंटर में होगा x2 बार, यहाँ कितना हो गया ये L प्लस बी बाई ट्यू, L+B/2। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत आसान है। L+B/2 कहाँ होगा, सेंटर इधर होगा, बीच में कहीं सेंटर होगा यहाँ का। इसका डिस्टेंस कितना है, दिस इज B/2, एंड दिस इज 2L, सॉरी दिस इज 2L+B/2, 2L+B/2। ओके, नाउ we can know that x bar we have to find, then A1 x1 bar plus A2 x2 bar divided by A1 plus A2. Now A1 is 2LB plus A2 is LB into X1 is L and X2 is 2L plus B by 2 divided by A1 2LB plus A2 LB। नाउ इतना आ गया। अब इतना आने के बाद क्या करना है आपको, अगेन इसको आप अब एक काम करिए, खोल लीजिए, 2BL² प्लस 2BL² प्लस ये हो जाएगा आपका LB² डिवाइड बाई 3LB। अब ये ऊपर वाला हो जाएगा 4BL² प्लस LB², दिस इज बी LB² डिवाइड बाई 3LB। अब डिवाइड करिए 4/3 L प्लस LB² and there will be 2 also, no? Yeah, there will be 2 also here. Okay, there will be 2 also. lb square by 6LB, it will equal to 4/3 L plus B/6। जो आपका सेंट्रॉइड आया है वो आया है 4/3 L प्लस प्लस B/6। अब ये B/6 क्या मैं कह सकता हूँ, इज वेरी स्मॉल, बिकॉज B ही इतना छोटा है L के कंपैरिजन में। L के कंपैरिजन B कितना छोटा है, देखिए L के कंपैरिजन में L के B बहुत छोटा है, तो B/6 कितना छोटा होगा, it can be neglected and we'll get the x bar equal to 4L/3, this will be
4L/3. This is the final value. However, you can also write in the terms of B/6. The answer will not be wrong, but still, if the options do not have something like assumptions, it means you have to neglect that. बहुत छोटा वैल्यू है इसलिए आपको नेगलेक्ट रखना है. अब आपका x बार आ गया, अब कुछ नहीं करना है आपको. ये आपका बार हो गया. This is your bar. This is the way. This is the spring W. Sorry, this is the spring of stiffness. How much? K. Spring K. Now this is hinged. अब आपका W लोड यहाँ कहीं लग रहा है 4L/3 पर, और आपका जो K लोड है ये लग रहा है L पर. तो मैं लिख सकता हूँ कि FS मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स कितनी है. स्प्रिंग फोर्स है FS इंटू L. FS ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, माइनस प्लस 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 W इंटू 4L/3 इक्वल टू 0. ये क्या किया मैंने, MA बराबर 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 FS इंटू L इक्वल टू माइनस W इंटू 4L/3. FS का वैल्यू आ गया यहाँ से 4/3W. माइनस माइनस कैंसिल हो गए. अब 4/3W आ गया, एंड यू हैव टू फाइंड द डिफॉर्मेशन. तो FS कैन बी रिटन एज K इंटू डेल्टा 4/3W. डेल्टा विल बी इक्वल टू 4/3KW. ये हो गया. तो यार मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार. बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसा पढ़ाऊंगा. प्रॉब्लम ये मेरे पास पूरा कंटेंट है. I have everything. I have the notes. I have researched everything. What to क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. So that is important. आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए. It's not important how you are studying, क्योंकि एट द एंड आपको खुद पढ़ना है. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ खुद पढ़ना पड़ेगा. योर कॉन्सेप्ट विल बिल्ड अप एट विद इन द टाइम फ्रेम. मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ. हो सकता है कि मेरे आंसर्स वगैरह में कभी मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट इट डजंट मैटर. एट द एंड आपका आंसर सही आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट सही हो रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है. व्हाट इज द पॉइंट दैट यू कैन डू मिस्टेक्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसके बाद अब अपन करते हैं आगे आगे आगे. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है घर के लिए. और आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल ट्राई, एंड कमेंट्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया. आई बी हैप्पी इफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन. और मुझे लगेगा कि आई एम डूइंग गुड थिंग्स अगर आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे इसका आंसर कितना आया. आई एम गिविंग द क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ. दिस इज कॉपर वायर, दिस इज स्टील वायर. This is a load P acting at the mid. Now, area of copper wire is 2 mm square. Okay. E of copper is area of steel. E of steel. Okay. This is how much? 1 mm square. 1 mm square. This is 100 gigapascal, and this is 200 gigapascal. Now, P is 100 kilonewton. Okay. Determine the ratio of load shared by copper and steel. क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ लोड शेयर्ड बाय कॉपर एंड स्टील वायर्स. कॉपर एंड स्टील वायर्स कितना कितना लोड. keeping keeping that bar remains horizontal. बार कैसा रहेगा, बार हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा इलोंगेशन के बाद भी बार. और बार कैसा है, रिजिड भी है, याद रखना रिजिड है, रिजिड रिजिड. अब आपको और क्या चाहिए, आपको ये लेंथ और रहेगी, लेंथ और देता हूँ. इसकी लेंथ मान लो L है और इसकी लेंथ है 1.5L. चलो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है. मैं आपको आंसर देता हूँ, आपको कमेंट्स में बताना है कि आपसे ये बन रहा है नहीं बन रहा है. कमेंट्स में आप अपना फोटो खींच के आंसर का सॉल्यूशन का फोटो खींच के जरूर अपलोड करें. आई विल सी कि किसने कितने अच्छे तरीके से किया एंड हाउ मच ही हैव यूज्ड हिज नॉलेज. इसका आंसर जो आएगा आपका, लेट मी गिव यू आंसर्स. आंसर जो आएगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा P in steel will come 40 kilonewton and P in copper will come 60 kilonewton. ओके. कितना कितना आएगा, 60 and 40.
ये समझ जाओ कि बार हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो नीचे जब डिफॉर्मेशन हो जाएगा दोनों में, कॉपर में भी स्टील में, तो बार कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल। कॉपर में डिफॉर्मेशन कितना होगा, स्टील में कितना होगा, वो आप अपने दिमाग से सोचना, लेकिन बार कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल। This is the question you have to try, and let's go to our next topic. Let's start with our next topic, and the topic is very interesting, and it's a small topic also. We are taking the bar bars in parallel. अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सीरीज में बार्स पढ़े थे ऐसे करके, स्टेप बार, ये सब सीरीज में थे, ये वाले स्टेप बार। ये इसमें लोड क्या रहता है, काटी क्रॉस सेक्शन, इसमें लोड कितना है पी, काटी क्रॉस सेक्शन लेफ्ट में देखिए पी पी। तो इस सीरीज में लोड कैसा रहता था, लोड वाज ऑलवेज इक्वल अनटिल आप कोई और लोड ना लगा दो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जस्ट अ मिनट। अब देखो बार्स इन पैरेलल, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, बार्स इन पैरेलल की कहानी क्या है समझते हैं। ये देखो, ये हो गया आपका, और ये हो गया यहाँ से बंद। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, to that you does not get confused, ठीक है। पर फिक्स नहीं है ये कुछ इस तरीके से है कि एक सॉलिड ट्यूब एक हॉलो ट्यूब के अंदर फंसी हुई है, एक सॉलिड ट्यूब एक हॉलो ट्यूब के अंदर फंसी हुई है, और एक तरफ से इसको फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ उस पर लोड लगा दिया है। नाउ दिस लोड इज अप्लाइड ऑन द बोथ। अब दोनों पर कैसे लगे, मान लीजिए ये एक सॉलिड ट्यूब है और इसके ऊपर एक हॉलो ट्यूब और आ गई, हॉलो ट्यूब। तो मुझे सामने से कैसा दिखेगा, अगर मैं सामने से ऐसे देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज अ सॉलिड ट्यूब फर्स्ट, एंड दिस इज अ hollow tube, sorry, this is the best I can draw bhai, this is the hollow tube, ठीक है। थोड़ा बेटर करें इसको, पहले ही सही था यार, ठीक है। मैं मेरे से इतना ही बनेगा यार, आई एम नॉट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ठीक है। ओके, नाउ इसका डायमीटर जो है, मान लीजिए ये स्टील की है, ये स्टील है और ये एल्यूमिनियम है। अब ऊपर क्या करा, एक तरफ से तो फिक्स कर दिया, ऊपर से एक प्लेट लगा दी है। अब जब प्लेट लगा दी, इस तरफ आपने प्लेट लगा दी और प्लेट के ऊपर लगाया लोड, और ये ऊपर वाला सरफेस पूरा हॉलो है, मतलब हॉलो ट्यूब है ऊपर वाली, जिसका डायमीटर, इनर डायमीटर डी आई है और आउटर डायमीटर डी ओ है। मतलब ये इनर जो डायमीटर है ये डी आई है, आउटर डायमीटर कितना हो गया डी ओ है, और इसका जो डायमीटर है वो डी सॉलिड है, ठीक है। अंदर जो सॉलिड है, अब जो लोड लगाया है वो फिक्स जो प्लेट लगी है उस पर लगाया है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ खींचेगा, एक साथ खींचेगा। लेकिन क्या जो लोड पी लगाया है आपने, क्या वो जो लोड पी लगाया है, क्या वो एल्यूमिनियम और स्टील शेयर नहीं करेंगे उस लोड को? क्या एल्यूमिनियम और स्टील एक साथ मिलके हाथों में हाथ डाल के नहीं झेलेंगे, हाथों में हाथ डाल के नहीं जलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली मैं आपको बहुत लेमन टर्म्स में समझाता हूँ। मान लीजिए ये दो मेरी उंगली हैं, और मैं इनको यहाँ से पकड़ के खींचता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके मैं इसको यहाँ से पकड़ के खींच रहा हूँ कि लोड लगा रहा हूँ 100 किलोमीटर का। तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये दोनों उंगली उस 100 किलोमीटर को आपस में बांटेंगी, बराबर बांटेंगी, या कैसे बांटेंगी वो डिपेंड करता है कि आप सेंटर में लोडिंग लगा रहे हैं, एंड इनकी लेंथ बराबर है, क्या एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों वापस होंगी। वहीं वहीं अगर मान लीजिए ये एक उंगली थी और उसके पीछे मैं अपनी एक और उंगली लगा दूं और एक लोड यहाँ लगा दूं, तो जितना लोड ये झेलेगी उतना ही लोड ये भी झेलेगी, बराबर लोड दोनों के अंदर बराबर लोड आता, क्योंकि वो सीरीज में जाती। बट अब दिस बोथ फिंगर्स आर इन पैरेलल, और यहाँ लोड लगा हुआ है। अब जो लोड आएगा, मान लीजिए 100 किलोमीटर का लोड लगाए, तो 50 ये झेले, 50 ये झेले, हो सकता है 40 ये झेले, 60 ये झेले, हो सकता है ये 20 झेले, ये 80 झेले, ऐसा भी हो सकता है। दोनों को खींचू मैं, अगर एक साथ खींचू दोनों को ऐसे करके पकड़ के, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन ये क्या चीज हमेशा कंपलसरी रहेगी कि जो भी पी लोड लगाऊंगा इट विल बी शेयर्ड बाई बोथ द लोड्स। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन,
that the load P will be equal to P1 plus P2 plus P3, कैसे करके कितने भी आ जाए बार, कितने भी बार लगा दो आप, उसमें बराबर डिवाइड होगा। और मैं लिख सकता हूँ कि इन दिस केस P इक्वल टू P एल्यूमिनियम P प्लस P स्टील। लोड तो हो गया समेशन, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा। ये मेरी दो उंगली है, मान लीजिए दोनों बराबर है, बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड है, और जब मैं इनको खींचूंगा कहीं लोड लगा के, एक प्लेट ऐसे फिक्स कर दी मैंने यहाँ पे छोटी सी, और ऐसे करके इसको खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे इसको खींच रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि दोनों उंगलियों में जितना डिफॉर्मेशन आएगा, जितना ये अपनी हड्डी को छोड़ के आगे बढ़ेंगी, बराबर होंगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो प्लेट पर पी लोड लगा है, पी लोड लगाया है, ये प्लेट जो है इन दोनों में बराबर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी। आउटर हॉलो ट्यूब में और इनर सॉलिड ट्यूब में दोनों में बराबर डिफॉर्मेशन आएगा, दोनों बराबर ही मूव होंगी, क्योंकि ये पी लोड जो है इसको एक साथ खींच रहा है सिस्टम को। ये ऐसा नहीं है कि ये जो लोड है ये जो लोड है सीरीज में हो, और पी जब मैंने यहाँ लगाया है तो एवरी स्ट्रक्चर इज पी। इस केस में डिफॉर्मेशन अलग हो सकता है, क्योंकि ये पी लोड जो है इनकी लेंथ के ऊपर होगा। लेंथ कितनी होगी उसके साथ पी एल अपॉन ए ही करोगे, और एरिया भी चेंज है, बहुत कुछ चेंज हो गया, तो ये चेंज हो सकता है। बट but in this case the deformation of aluminium will be always equal to steel। ये हो गई आपकी दो इक्वेशन कि डेल्टा डेल्टा वन विल बी इक्वल टू डेल्टा टू, एंड फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज दिस, बाय दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपकी कंपैटिबिलिटी हो गई, आपकी नॉर्मल नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस का समेशन बराबर जीरो हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बार लगा है, ये कुछ पी आपने ऐसे लगाया, आउटर 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 जो ट्यूब होगी उस पर जो पी कॉपर लगा हुआ है, और सॉरी एल्यूमिनियम लगा हुआ है, वो ऐसे कहीं लगा हुआ है। ये आउटर में दिखा रहा हूँ मैं बेसिकली, मतलब ये जो आउटर है ना, आउटर वाली ये, इसके पूरे सेंटर में क्या लगा हुआ है, पी एल्यूमिनियम लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पी स्टील लगा हुआ है। दिस इज पी स्टील एंड पी एल्यूमिनियम, इन दोनों का समेशन आएगा पी के इक्वल, और जो डिफॉर्मेशन होगा ये प्लेट लेके जाएगी साथ में अपने, वो बराबर लेके जाएगी। हेंस बार एंड पैरेलल की कंडीशन में डिफॉर्मेशन बराबर होगा दोनों पार में, क्योंकि वो पैरेलल में लगे हुए हैं। बहुत इजी सी बात है। चलो इसको छोड़ो, और आसानी से समझा देता हूँ आप लोगों को, और आसानी से। ये देखो, ये दो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, पी लोड लगाया। बचपन में इलेक्ट्रिकल में पढ़ते थे कि जो P1 आएगा और जो P2 आएगा, दिस P इक्वल टू P1 प्लस P2। सेकेंडली, जो पी लोड अगर सेंटर में लगाए तो इन दोनों को बराबर ही डिफॉर्म करेगी, डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू। दिस वाज द इक्वेशन। इसमें भी क्या है, इसमें वही है, इसमें पैरेलल में अलग अलग लगी हुई है, लेकिन कैसी है, ये जो उंगली है मेरी, ये उंगली हॉलो मान लो, ये सॉलिड मान लो, और ये उंगली ने इसको कवर कर रखा है, बस ऐसे करके लगी हुई है। ठीक है, तो अगर इतने में आपको समझ आ गया तो इट्स वेरी गुड, एंड वी शुड टेक सम एग्जांपल टू क्लियरिफाई कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो लेट अस टेक एन क्वेश्चन। Okay, let us take a question. What the question is saying, this is a fixed support, and ठीक है। अब इस पे क्या लगा हुआ है, लोड P is also acting on it। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या किया मैंने, कि जो P है वो 100 किलोन्यूटन है, जो डायमीटर, अब इसमें आउटर रॉड जो है वो कॉपर की है, अंदर वाली रॉड स्टील की है। जो हॉलो ट्यूब है अंदर बाहर वाली वो कॉपर की है, और अंदर वाली स्टील की सॉलिड है। तो जो आउट कॉपर है, कॉपर का आउटर डायमीटर कितना हो गया, 50 mm, और इनर डायमीटर कितना हो गया, 40 mm। ये किसका है, कॉपर का। और जो सॉलिड है उसकी 30 mm हो गई। ई ऑफ स्टील हो गया 2 × 10⁻⁻⁻। ये वैल्यूज गिवन है। अब निकालना क्या है, सिग्मा कॉपर में निकालना है और सिग्मा स्टील निकालना है। बेसिकली उसके लिए आपको
पी इन कॉपर मतलब लोड इन कॉपर एंड लोड इन स्टील आपको निकालना पड़ेगा कि कितना है, जो कि पी से आपको बाइफरकेट करके निकालना पड़ेगा। 2 इक्वेशन है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम निकालना है या आपको कहीं भी जाना है, कोई भी एग्जाम करना है, यू हैव टू अप्लाई। कोई भी नया क्वेश्चन है वो करके देखना पड़ेगा। आप 2-3 मिनट बेसिक एक स्ट्रक्चर डालोगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ओके हो जाएगा, बस वीडियो देख लेना, आंसर मैच कर लेना, खुश हो जाना। लेकिन करो भाई करो, वीडियो को पॉज करो। 1 घंटे की वीडियो में अगर 1.5 घंटा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 1 घंटे की वीडियो ऐसी होगी कि आप पक्के हो जाओगे एकदम। देखने से नहीं होगा। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। मैंने आप इसमें लेंथ नहीं दी है, टेक दिस लेंथ ऑल्सो, 400 mm की लेंथ। ओके, नाउ और कुछ रह गया है क्या? कुछ नहीं रह गया। और अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। आप वीडियो पॉज करके मेरे हिसाब से ट्राई कर चुके होंगे। नाउ मैच योर आंसर्स, क्या आंसर आता है। मैं कह सकता हूँ P इक्वल टू पी ऑफ कॉपर प्लस पी ऑफ स्टील। ये तो मैं देखते ही लिख दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। दूसरा क्या कह सकता हूँ, डेल्टा ऑफ कॉपर इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्टील। ये भी कह सकता हूँ। कॉपर में जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा वो होगा। अब डेल्टा कॉपर कितना होगा, पी ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर कितनी है, 400, डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर कितना है, एरिया ऑफ कॉपर है पाई/4, आउटर डायमीटर इसका हॉलो है 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इंटू इंटू ई ऑफ कॉपर, जो हो जाएगा 1 × 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये इसकी यूनिट भी mm स्क्वायर है, ये भी मैंने mm में रखा है। कीप इन माइंड दैट पी ऑफ स्टील इंटू 400 ही लेंथ है, और ये है पाई/4 इंटू 30 का स्क्वायर mm स्क्वायर इंटू 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 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 400 से 400 गए घर को, पाई/4 से पाई/4 घर को गए, 10⁵ गए, ये भी निकल लिए अपने घर को। तो मैं छोड़ गए किसके साथ, पी ऑफ 2500 माइनस 1600 इक्वल टू पी ऑफ एस टी 900 इंटू 2 के साथ छोड़ गए। यहाँ से आ गया पी ऑफ कॉपर इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 900 इंटू 2 पी ऑफ स्टील। एंड यहाँ से आ गया पी ऑफ स्टील इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ कॉपर, पी ऑफ स्टील 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ कॉपर। ठीक है, इसको पुट कर दो कहाँ, यहाँ पे। तो पी ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, पहले इक्वेशन पुट कर दो, पी ऑफ कॉपर आ जाएगा, पी इक्वल टू कितना है, पी ऑफ कॉपर प्लस पी ऑफ स्टील। पी का वैल्यू कितना है, 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। हमेशा यूनिट साथ में लिखे, अगर 1000 से निकले तो साथ में लो, जैसे याद रहे किलोमीटर में आंसर आएगा। यूनिट की वजह से अगर गलती करके आए तो एग्जामिनर माफ नहीं करेगा। एग्जाम माफ नहीं करेगा, तुम खुद को घर पे आके माफ नहीं करोगे, और एग्जाम और क्या नाम है, जो एग्जाम की रैंक आएगी, जो लिस्ट आएगी, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। इफ यू वांट योर नेम टू इन द लिस्ट, थिंक अबाउट द बेसिक थिंग्स। बड़ी चीजें सब सही करके आते हैं, बेसिक थिंग्स में गलती होती है। मैं आपको एक बुक चीज बताता हूँ, इसरो का पेपर दे रहा था मैं एक बार। पेपर में मैं इतना अच्छे से तैयारी करके गया, बहुत अच्छे से तैयारी करके गया, और इसरो के पेपर इतना फुद्दू पेपर आया, इतना फुद्दू पेपर आया। 1.5 घंटे का पेपर था, सबने 40-50 मिनट में कर लिया। एवरी वन इन द क्लास 40 to 50 मिनट्स में सबने पेपर कर लिया। इतना आसान क्वेश्चन पेपर आया, इतना आसान, यूनिट पूछ रखी है। घर पे आए बड़े खुश हो गए कि पेपर तो मस्त हुआ एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं। सिली मिस्टेक कर रखी बहुत सारी, हवा हवा में उड़ते उड़ते सिली मिस्टेक्स कर डाली बहुत बहुत सारी। हुआ क्या कि वो 2-4 नंबर से बस वो पेपर रह गया। although I'm at a good position now, I regret that I should not do that thing. EAC में भी जो मेरी रैंक 27th है, अगर 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 मैंने कुछ मिस्टेक्स नहीं करी होती, सिली मिस्टेक्स, और आई डू लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, आई वांट टू कवर देम, बट मैंने 1 साल में निकाला एग्जाम, तो आई वाज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम टू कवर ऑल दीज थिंग्स। बट येट माई स्ट्रेटेजी वॉज वेरी क्लियर दैट talk about the basic things, big things will occur automatically. If your basics are clear, big things are just piece of cake for you. Now P of copper plus 2 of P of copper, यहाँ से P of copper आ गया 33.33 किलो न्यूटन। सिमिलरली P of steel आ गया 66.67 किलो न्यूटन। लेट मी मैच माई आंसर्स, इज करेक्ट। सिग्मा ऑफ कॉपर हो जाएगा 33.33 इंटू 1000 divided by area. Area of copper is how much? Area of copper is pi/4 into 50 का square minus 40 का square. This will come 47.15 megapascal. Sigma of steel will be equal to 66.67 into 1000, ये mm स्क्वायर में है ना, तो मेगा पास्कल हो गया। न्यूटन pi/4 इंटू 30 का स्क्वायर mm स्क्वायर, ये आपका आएगा 94.30 मेगा पास्कल। ये हो गया आपके आंसर्स। ठीक क्वेश्चन था, अच्छा मतलब ना तो ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ना बहुत बेकार क्वेश्चन था, 2 नंबर पे आने लायक क्वेश्चन था बिल्कुल।
खैर ये इसी में 10 नंबर में आ जाता है यार क्वेश्चन, बट मैं ये कहता हूँ कि 2 नंबर के लायक क्वेश्चन था। जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये है 10 नंबर के लायक। ये करके कोई दिखा दे मेरे को, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, भाई साहब, भाई साहब सुनो, ये करके दिखा दो। अगर कभी लाइव बैच स्टार्ट करा ना, फ्री में दे दूंगा, फ्री में लाइव बैच का आईडी पासवर्ड दे दूंगा। कभी लाइव बैच अगर स्टार्ट किया तो करेंगे, वैसे स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे, बट फ्री में दे दूंगा सब्सक्रिप्शन। ये क्वेश्चन करके मेरे को आंसर आंसर भेज देना घर पे, मैं मान जाऊंगा। मतलब मेरे को आप ईमेल कर देना, माई ईमेल आईडी इज amit sharma17795@gmail.com। फेसबुक कर सकते हो अमित शर्मा पर, और इंस्टा कर सकते हो amit.sharma.71। तीनों में से मुझे इसका आंसर भेज देना, आंसर भेज देना इसका, मान जाऊंगा करके। बट मैं खुद भी सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब जिस बात, मतलब बताना कि सर मैंने खुद किया है ट्राई, आई बिलीव यू, मैं खुद भी कराऊंगा इस क्वेश्चन को, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is aluminum, this is copper, this is load P, and this is 25 centimeter, sorry, yeah, this is 25 centimeter, and this is 0.125 mm. This gap is 0.125 mm, and this is from there to here, it is 25 centimeter. Okay, now क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ कॉपर दिया है कितना, 1.3 इंटू 3 mm स्क्वायर, लिख लो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है। ई दिया है 1.5, ई ऑफ कॉपर दिया है। एरिया ऑफ दूसरा क्या है, दूसरा है एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम दिया है कितना, 2 × 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद ई ऑफ एल्यूमिनियम भी दिया है कितना है, 0.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा अलायबल दिया है, अलायबल 138 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉपर के लिए। और सिग्मा अलायबल दिया है किसके लिए, सॉरी एल्यूमिनियम के लिए कितना, 69 मेगा पास्कल। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है आपको, डिटरमाइन, सिर्फ दो चीज निकालनी है, P in aluminium and second is P in copper. My dear friend, it's a very good question. Your concept is very good. It's a mixture of machine design and strength of mud. I hope आप में से कुछ शायद किसी ने कुछ किया हो पहला ऐसा क्वेश्चन, तो वो कर सकता है। पॉज करिए, दिमाग लगाइए, रिफ्रेश योर माइंड, पुट योर माइंड इनटू द क्वेश्चन, यू विल, दैट विल मेक यू ग्रो। देखो मैं जब पढ़ता था ना, और जो मुझे पढ़ाते थे वो टाइम देते थे करने के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो विल बी 2 hours लॉन्ग। बट यू कैन पॉज द वीडियो। अगर लाइव क्लासेस होती तो डेफिनेटली व्हाट आई विल डू कि मैं रुक जाता, 2-3 मिनट देता। आई वांट एवरीवन शुड ट्राई, दैट विल हेल्प यू टू कैपिटलाइज, टू ग्रो, टू थिंक ब्रॉडली इन योर पर्सपेक्टिव, कि किस एंगल में आप देखो। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ पी एल्यूमिनियम पूछा, पी ऑपोजिट सिग्मा एलोएबल दिया है। तो एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई कि जो मेरा एलोएबल है ना भाई, वो जो सिग्मा एलोएबल की वजह से मेरा जो आना चाहिए पी एलोएबल, वो उससे कम आना चाहिए बेसिकली। तो मैं क्या, सिग्मा एलोएबल से पहले एरिया मुझे दे रखा है, सिग्मा एलोएबल कितना दे रखा है, 138 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से, ये किसका है, कॉपर का, मैं पी एलोएबल इन कॉपर निकाल सकता हूँ? यस। सिग्मा क्या होता है, पी बाई ए, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 138 न्यूटन पर एम स्क्वायर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करिए, एरिया ऑफ कॉपर इज 1.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, यहां से क्या आ गया मेरा, पी ऑफ कॉपर, सॉरी दिस, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन यहाँ से, ये किस में है, mm स्क्वायर में ही है,
यहाँ से कुछ कुछ आएगा, ये आपका देखना पड़ेगा एक बार कैलकुलेट करके, फिर किलोमीटर मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले अभी आगे चलते हैं। पी ऑफ एलॉयबल इन, हम इसमें भी निकाल लेंगे, एल्यूमिनियम में भी। इसका कितना हो जाएगा, 69 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये भी आ जाएगा कितने में, mm² है। ये हो जाएगा आपका 138 किलो न्यूटन। कितना हो गया, 138 किलो न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 179.4। मेरे पास सिर्फ इसका आंसर है, उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो अभी अपन कर ही रहे हैं सॉल्यूशन साथ साथ में। ओके, हाँ ठीक है। अब ये जो मेरी वैल्यू है ये अलाउएबल है, अलाउएबल है कि कॉपर में इतना अलाउ कर सकता हूँ, एल्यूमिनियम में इतना अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन तो आप कहोगे सर एल्यूमिनियम वाला अलाउ कर दो, कॉपर वाला तो सस्टेन कर ही जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पी कितना लग रहा है वो भी तो निकालना पड़ेगा। दिस इज द अलाउएबल कंडीशन कि इन दोनों कंडीशन में ना कॉपर 179.4 पे फेल हो सकता है और ना ही 138 पे ये फेल हो सकता है। दोनों में से कोई भी इतने इतने में फेल नहीं हो सकते। अब कुछ कह रहे होंगे सर इस क्वेश्चन में पी का वैल्यू तो आपने दिया ही नहीं। पी का वैल्यू मैं दूंगा भी नहीं दोस्त, पी का वैल्यू मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि पी का वैल्यू तो हमें निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो ही चुका है। अब क्या करना है आपको, आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी पी इक्वल टू पी ऑफ कॉपर प्लस पी ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि ये पैरेलल में है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि जो पी लोड है इट विल, जब ये 0.125 mm, ये देखो, जब ये बार 0.125 mm डिफॉर्म हो चुका होगा, देन इट विल टच द एल्यूमिनियम। उसके बाद एल्यूमिनियम और कॉपर का डिफॉर्मेशन बराबर होगा। आफ्टर द कॉपर बार हैव deformed 0.125 mm, the deformation, the further deformation in copper and aluminium, will be equal। यार बहुत आसान है, विजुलाइज करो। फिगर देखो, क्वेश्चन का फिगर देखो। वो कह रहा है कि क्या ना, पी लोड लगाया, पी लोड में क्या होगा, कॉपर बार में पहले डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम को टच ही नहीं कर रहा पी लोड अभी। वो डिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट करेगा, नीचे झुकना स्टार्ट करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 0.125 डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद वो एल्यूमिनियम को जाके टच करेगा, एल्यूमिनियम को टच करेगा, और फिर एल्यूमिनियम डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद जब वो 0.125 टच हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि भाई साहब वो जितना भी डिफॉर्मेशन होगा वो दोनों में बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो टोटल डिफॉर्मेशन कॉपर में हुआ है, जो टोटल डिफॉर्मेशन कॉपर में हुआ है, क्या वो टोटल डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम प्लस प्लस 0.125 mm नहीं है। जो एल्यूमिनियम में होगा और कॉपर में होगा प्लस 0.125 और कॉपर एक्स्ट्रा डिफॉर्म होगा, वो क्या बराबर नहीं होगा। मतलब कि जो एडिशन है, जो इक्वेशन है, क्या ये सेकंड फिट नहीं बैठती है। my dear friend, it fit completely that delta in copper will be equal to, ये हो गई। मैं दूसरे इसमें पुट करते हैं पहले अपन, पी एल अपॉन ए कॉपर का इक्वल टू पी एल अपॉन ए एल्यूमिनियम का प्लस 0.125 mm। पी इन कॉपर कितना है, पी ऑफ कॉपर लिख लेते हैं, इनटू लेंथ ऑफ कॉपर कितनी है, लेंथ ऑफ कॉपर इज लेंथ ऑफ कॉपर इज लेंथ ऑफ कॉपर इज 25 सेंटीमीटर, इट विल बी 250 mm, divided by area is how much, area of copper 1.3 into 10 raised to the power 3 mm square, into E of copper is how much, E of copper is 1.2 into 10 raised to the power 5 equal to P of steel into length कितनी है 250 माइनस 0.125 डिवाइड बाई एरिया, और ई कितना है, ए है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और जो ई है वो है 0.7 × 5 0.7 × 10⁻5 प्लस 0.125। ये आ गई आपकी
पहली इक्वेशन जिसमें P ऑफ कॉपर और P ऑफ स्टील के बीच में एक रिलेशन आ रही है। फर्दर मैं इसको सॉल्व करूं तो कुछ कुछ मुझे ऐसा निकल के आने दिख रहे हैं आसार कि ये आपकी वैल्यूज 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 आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कुछ काटा पीटी मच रही है तो मचा दो, सोचो मत, मचा दो। ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, न्यूटन में है, किलो न्यूटन में है। ओके, नाउ P ऑफ कॉपर इंटू P ऑफ कॉपर इंटू ये 250 है, 250 डिवाइड बाई 1.3 है। इसको अगर अपन करें तो कितना आएगा? लेट मी डू दिस कैलकुलेशन। यू शुड ऑल्सो हैव सम कैलकुलेटर विद यू। और मैं ये बोलूंगा कि प्रीलिम्स तक डोंट यूज द कैलकुलेटर, use gate virtual calc in mobile only. I still have this, I still have this calci. See, I still have this calci, I still use this calci. आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। यूज दिस कैलसी टिल प्रीलिम्स, डोंट यूज कैलकुलेटर। मेंस में यूज कर लेना कैलकुलेटर, यू विल बिकम द एक्सपर्ट ऑफ इट, डोंट वरी। उसमें आप मेंस में इतने क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, अगर आप जो मेंस के एक्सक्लूसिव बैचेस होंगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। दिस इज कंप्लीटली प्रीलिम्स प्लस मेंस फोकस्ड। 250 डिवाइड बाई 1.3 divided by 1.2, it will be 160.25 into 10 is power minus 8. Okay, second, 250 minus 0.125 divided by 2 divided by 0.7, it will be 1 pst into 178.48 into 10 is power minus 8 plus 0.125। अब ये आ गई मेरी एक और इक्वेशन। अब देखो, अब इसमें एक रिलेशन आ गया पीएसटी और पीएसयू की, कोई मेरे पास दूसरी इक्वेशन नहीं। अब हम आएगा डिजाइन करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे डिजाइन दिस क्वेश्चन? हाउ? लेट वी से लेट वी से कि हम इसको लेट डिजाइन विद स्टील। अगर हम स्टील के साथ डिजाइन करें तो जो कॉपर का लोड आ रहा है वो अपनी परमिसिबल से अगर कम आता है तो हमारा डिजाइन सक्सेसफुल हो जाएगा। वी डिजाइन विद द स्टील, स्टील था क्या इसमें? सॉरी, एल्यूमिनियम था यार, स्टील कहां से आ गया? इफ डिजाइन विद द एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम के साथ डिजाइन करते हैं तो कॉपर के अंदर जो लोड निकल के आए वो भाई साहब अगर अपने परमिसिबल से कम आ जाता है तो हमारा एजम्पशन सेफ हो जाएगा। लेट डिजाइन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर पी एल्यूमिनियम परमिसिबल वाला, उसी को मान लेते हैं कि इतना ही लोड लगा आ रहा होगा। कितना है पी एल्यूमिनियम परमिसिबल? कितना है? मैं निकाला था, इट वाज 138। और 138 किलो न्यूटन अगर मैं पुट करूं तो मेरा वैल्यू आएगा पी कॉपर इंटू 160.25 इंटू 10 इज पावर माइनस 8 इक्वल टू पी ऑफ एल्यूम 138 इंटू किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन हो गया इंटू 178.48 इंटू 10 इज पावर माइनस 8 प्लस 0.125। कितना आ रहा है ये? 138 इंटू 1000 इंटू 138 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर प्लस 0.125। ये वैल्यू आ रही है 0.3713। ये ऐसे ही है। अब पी ऑफ कॉपर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? डिवाइड बाई 160.25 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, ये आ गया 231.70 किलो न्यूटन। अब मुझे बस ये देखना है कि जो मेरी पी ऑफ कॉपर की वैल्यू आई है क्या वो परमिसिबल से कम आई है? मेरी परमिसिबल कॉपर में 179.4 ही है। मतलब अगर अलाउएबल स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम अगर मैं 138 मान लूं, अगर 138 डिजाइन करता हूं तो दिस विल फेल, दिस विल फेल, क्योंकि जो पी इंड्यूस्ड इन कॉपर है जो आया है 231.70, इट इज ग्रेटर देन पी अलाउएबल ऑफ कॉपर। तो दिस तो फेल हो गया। अब क्या करेंगे? डिजाइन विद लेट डिजाइन विद हाउ मच? दिस कॉपर। तो पी ऑफ कॉपर कितना है हमारा अलाउएबल? पी ऑफ कॉपर कितना है? पी ऑफ कॉपर है 179.4, 179.4 किलो न्यूटन। पुट करो इक्वेशन 2 में, पुट करो इक्वेशन 2 में, पुट करोगे तो 179.4 इंटू 1000 इंटू 160.25
इंटू 10⁻⁸, यहाँ से निकालो पी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 178.48 इंटू 10⁻⁸ प्लस 0.125, कितना आ रहा है? चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट। 179.4 इंटू 1000 इंटू 160.25 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है पी ऑफ एल्यूमिनियम 91.040 किलो न्यूटन। लेट प्लीज चेक दैट एल्यूमिनियम में जो लोड आया है क्या वो उसके परमिसिबल से कम आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आया है, 138 है लाउवल। तो मैं कह सकता हूं कि माई सिस्टम इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी कॉपर। कॉपर के बेसिस पे मेरा सिस्टम डिजाइन हो गया। पी ऑफ कॉपर हो गया कि पी ऑफ कॉपर हो गया 179.4, पी ऑफ एल्यूमिनियम हो गया 91.04 किलो न्यूटन। दोनों को समेशन करोगे तो पी आपका आ जाएगा कितना? दोनों को पूछा है क्या समेशन? समेशन पी का वैल्यू पूछा है ना, इन दोनों को ऐड कर लो। कितना ऐड करके? 179.4 प्लस 179.4 प्लस 91.04, ये आ गया 270.44 किलो न्यूटन। दिस इज माई आंसर फॉर विच द मटेरियल विल नॉट फेल। ओके, इतना क्लियर हुआ? देखो मैं एक समराइज करता हूँ दोबारा से क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कि एक बार कॉपर का है, एक बार कॉपर का है, दूसरा बार एल्यूमिनियम का है। लोड लगाया पी, वो लोड बताओ पी का जिसमें दोनों मटेरियल फेल नहीं होंगे। मैंने बोला मेरे को दोनों मटेरियल की स्ट्रेंथ दी है आपने, मैं बताता हूँ कि इन दोनों में कितना कितना लोड आ सकता है मैक्सिमम। अगर 179.4 कॉपर में अलाउ कर दूं तो जो एल्यूमिनियम के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा वो 138 से कम होना चाहिए। अगर मैं एल्यूमिनियम में 138 अलाउ कर दूं तो कॉपर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा वो 179.4 से कम होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये समझा कि जो डिफॉर्मेशन है, जो टोटल डिफॉर्मेशन कॉपर होगा वो 0.125 प्लस टोटल डिफॉर्मेशन एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम के अंदर जितना भी डिफॉर्मेशन होगा अगर 0.125 जोड़ दें तो वो कॉपर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आई। अब मैं ये मानता हूँ कि हम पहले एल्यूमिनियम के लिए डिजाइन करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर जो भी लोड लगाया गया है उससे अगर मैं कॉपर का फाइंड आउट करूंगा तो 179.4 से कम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 231 आया जो कॉपर से ज्यादा था। मतलब एल्यूमिनियम के अंदर अगर मैं उसकी परमिसिबल लेवल की वैल्यू बराबर अलाउ करता हूँ तो कॉपर फेल हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि कॉपर की परमिसिबल वैल्यू लो 179.4 और उसके साथ डिजाइन करो तो एल्यूमिनियम की जो वैल्यू आई लोड लोड निकल के आया, इंड्यूस लोड वो 91.4 आया जो कि उसकी परमिसिबल एल्यूमिनियम की परमिसिबल से कम था। इसका मतलब मेरा डिजाइन सक्सेसफुल हुआ सेकंड अटेम्प्ट में और मेरा आंसर 270.44 आया। ओके।